जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड में जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था दोस्तों, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने दोस्तों मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण, वरुण, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा, इन सब टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको मैंने कवर किया। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों मंगल ग्रह से रिलेटेड। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। वह यह किस ग्रह के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों? तो यह मंगल ग्रह के विषय में बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों पृथ्वी के दिन का मान 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड और इसके अक्ष का जो झुकाव है दोस्तों 23 अंश 27 मिनट है। मंगल की अगर हम बात करें दोस्तों यानी मार्स की, तो दिन की अवधि है दोस्तों 24 घंटा 27 मिनट एवं 23 सेकंड है दोस्तों। अक्ष का झुकाव कितना है दोस्तों? तो अक्ष का इसका झुकाव है दोस्तों 25 अंश और 25 अंश 12 मिनट। अतः स्पष्ट है कि मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। और यह मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। कई लोग इसका आंसर शुक्र मारेंगे जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया दोस्तों। कथन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि जो है दोस्तों कम है। कारण इसका दिया गया कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कथन गलत है किंतु कारण इसका सही है। यानी दोस्तों कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। कारण है दोस्तों जो दिया गया है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। अर्थात जो ग्रह पृथ्वी से जितनी दूर होगा उसकी परिक्रमा अवधि भी उतनी अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है दोस्तों? ये दिया गया डेटा इतना किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की कितनी है दोस्तों? तो ये भी डेटा याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों, काफी लंबा डेटा है, उतना पूछेगा भी नहीं, किलोमीटर है। अर्थात मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 356.256 दिन है एवं मंगल की परिक्रमा अवधि कितनी है दोस्तों? तो 686.98 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमा अवधि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है, इसलिए कथन एक गलत है। मंगल ग्रह का जो व्यास है दोस्तों कितना है याद रखना है, 6792 किलोमीटर है। तथा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है दोस्तों? तो ये भी सवाल याद रखना है, 12,756 किलोमीटर है। अर्थात मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या है दोस्तों? कम है। नेक्स्ट है दोस्तों मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वह है दोस्तों बर्फ छन्नकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति जो है दोस्तों एक अवस्था इसके क्या है दोस्तों जीवन की संभावना के लिए सुसंगत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला वायुमंडलीय संगठन था। मंगल के वायुमंडल में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94% आर्गन है, 0.16% ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों 0.06% और जल पाया गया है। मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया गया है दोस्तों। हिम शीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर और 686.98 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है दोस्तों। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वह वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो वह ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वह है मंगल और यूरोपा यानी बृहस्पति का चंद्रमा। ये दोनों के दोनों इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो दोस्तों याद रखना कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वायजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है।
इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा होता है तो सौर मंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। मंगल पर जीवन की संभावना के लिए उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नेक्स्ट है दोस्तों, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो यह उतारा गया था दोस्तों 26 मई 2008 को। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 भारतीय समयानुसार 26 मई 2008 को यह मंगल ग्रह की उत्तरी ध्रुव पर उतरा था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने की थी दोस्तों। VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 उपग्रह कौन कौन थे दोस्तों? तो गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है इनको। इनकी खोज जो है दोस्तों 1610 ईस्वी में, याद रखना है, गैलीलेई द्वारा किया गया था, यानी गैलीलियो द्वारा ही किया गया था दोस्तों 4 उपग्रहों की खोज बृहस्पति ग्रह के। नेक्स्ट है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? तो बुध है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है दोस्तों ये? तो सबसे कम दिनों में लगाता है 88 दिनों में, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक कितना है दोस्तों? तो 1,42,984 किलोमीटर है। पृथ्वी का कितना है दोस्तों? तो 12,756 किलोमीटर है दोस्तों बृहस्पति व्यास, याद रखना है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है दोस्तों कौन सा? तो बृहस्पति है। शनि जो है दोस्तों इसका घनत्व सबसे कम है, और पृथ्वी का जो है दोस्तों घनत्व सबसे ज्यादा है, याद रखना है। सबसे हाई जो है दोस्तों पृथ्वी का डेंसिटी है। प्लूटो को 2006 से ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया दोस्तों? बाहर कर दिया गया। तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, इसका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व कितना है दोस्तों? तो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है दोस्तों। याद रखना है कि सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक समय लेता है दोस्तों? तो याद रखना है बृहस्पति। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में ग्रहों को लगने वाले समय इस प्रकार है। सबसे कम समय मैंने आपको बता दिया दोस्तों, शुक्र को लगता है 224.68 दिन, पृथ्वी को लगता है 365.25 दिन, मंगल को लगता है दोस्तों 686.98 दिन, और बृहस्पति को लगता है दोस्तों, याद रखना है, लगभग 12 वर्ष यानी 11.862। अतः उपयुक्त विकल्पों में से सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय बृहस्पति ग्रह को लगता है, जबकि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में वरुण सबसे अधिक समय, याद रखना है दोस्तों, सबसे अधिक समय कौन लेता है? तो याद रखना है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य की यह कितना समय लेता है? 163.7 वर्ष एक चक्कर लगाने में लेता है दोस्तों वरुण ग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों, बृहस्पति का वलय होता है, तो यह होता है दोस्तों सिलिकेटों का बना होता है। अगेन VVI सवाल है कि बृहस्पति का जो वलय होता है दोस्तों वह सिलिकेटों का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो वह है दोस्तों बृहस्पति। कितना है दोस्तों? तो याद रखना है वर्तमान में कौन है इसका, तो अभी है दोस्तों 79। वर्तमान में जो है दोस्तों शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, कितना है दोस्तों? तो 82 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। ज्ञातव्य कि प्रश्न काल में सर्वाधिक उपग्रह कितना किसका था? तो बृहस्पति का था 79। अब हम लोग दोस्तों शनि ग्रह से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा ISPD में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा शनि ग्रह से रिलेटेड कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? याद रखना है
29.5 वर्ष लेता है दोस्तों शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों सैटर्न सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 वर्ष के बराबर समय लेता है, याद रखना है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, सभी को मालूम होगा दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है दोस्तों, वलय है। और सबसे कम घनत्व किसका है दोस्तों, तो शनि का है। तो सैटर्न ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। इसके ए बी सी डी ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखना है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया। तो याद रखना है दोस्तों, शनि ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया दोस्तों अंतरिक्ष यान कैसिनी ने। तो कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ा गया था, याद रखना है। शनि ग्रह है तो क्या है दोस्तों, तो यह है नेपच्यून से गर्म है, जो है दोस्तों शनि ग्रह हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो शनि ग्रह जो है दोस्तों नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे नजदीक है दोस्तों बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण और वरुण। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है वह उतना ही गर्म होता है। शनि की स्थिति जो है दोस्तों वरुण यानी नेपच्यून से पहले है, अतः यह वरुण की अपेक्षा गर्म होता है दोस्तों, याद रखना है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो याद रखना है दोस्तों टाइटन जो है सबसे बड़ा शनि का उपग्रह है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो डी। तो दोस्तों शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास कितना है दोस्तों, तो 5150 किलोमीटर है। अब हम लोग दोस्तों अरुण, वरुण एवं प्लूटो से रिलेटेड, प्लेटो मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लूटो से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा कि सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह नहीं है। कौन है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, याद रख। हाँ, तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो एक स्टेटमेंट तो गलत हो गया। शनि जो है दोस्तों, शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है कि शनि का उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो है दोस्तों किसका उपग्रह है, तो यह है दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है, याद रखना है गैनीमेड। फिर है दोस्तों नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ रहता है, तो यह भी सही है। और फोबोस और डिमोस सभी कोई जानते होंगे दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह स्टेटमेंट सही है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है दोस्तों केवल 3 और 4 ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान कितना है, तो 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी का उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, याद रखना है दोस्तों कौन सी गैस, तो मीथेन गैस। इसके कारण वरुण का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला प्रतीत होता है, याद रखना है। वरुण में आपसे सवाल पूछ सकता है कि वरुण का नीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखना है मीथेन गैस के कारण। फिर दोस्तों यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो लगभग जो है दोस्तों 84 वर्ष समय लेता है दोस्तों यूरेनस। तो अरुण यानी यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, तो याद रखना है दोस्तों प्लूटो पर जो होता है दोस्तों वर्ष दीर्घतम होता है। हालांकि प्लूटो तो अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया दोस्तों, 2006 में इसे बाहर कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। चूंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है दोस्तों, कितना, तो 247.93 अर्थ ईयर। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो वह है दोस्तों प्लूटो। यहाँ दिया गया है दोस्तों परिक्रमा बृहस्पति कितना लेता है, तो 11 यानी 12 वर्ष लगभग। अरुण लगभग 84 वर्ष, वरुण जो है दोस्तों लगभग 164 वर्ष और प्लूटो लेता है दोस्तों लगभग 148 वर्ष। मैंने बताया था दोस्तों कि
2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से क्या हो गया दोस्तों? तो बाहर हो गया। तो दोस्तों 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, याद रखना दोस्तों, 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना यानी ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 9 से घटकर 8 हो गई है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों प्लूटो। अब तो ये ग्रह नहीं है दोस्तों, अब कौन है? तो अब बुध है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, नेपच्यून जो होता है वह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है दोस्तों, नेपच्यून, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी वरुण दोस्तों। तो नेपच्यून के सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर सतह का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? तो -200 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, याद रखना है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो कौन सा है दोस्तों? तो कभी वरुण कभी यम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया दोस्तों कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता है। इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी कभी नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह हो जाता है। नेपच्यून वर्ष 1979 से लेकर 1999 तक सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर था, लेकिन 11 फरवरी 1999 के पश्चात से अगले 228 वर्षों तक प्लूटो ही सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह रहेगा। वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? तो 5906.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपच्यून जो है दोस्तों 4495.1 मिलियन किलोमीटर है। अतः कहा जा सकता है कि सौर जगत का सबसे दूरस्थ ग्रह कभी नेपच्यून तो कभी प्लूटो है। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ है पर उसका जो है दोस्तों परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ की काटता है। परिणामतः 1979 से प्रारंभ हुए 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून जो है सबसे दूर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो यह है दोस्तों प्लूटो के निक्स एवं हाइड्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूर इनकी स्थिति है दोस्तों चैरोन, स्टिक्स, निक्स, वेरोस और हाइड्रा। चैरोन इनमें सबसे बड़ा, जबकि बृहस्पति के लगभग 79 से अधिक उपग्रह की खोज हो चुकी है तथा बुध और शुक्र के अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों चंद्रमा से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था दोस्तों। किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। दोस्तों मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। नेक्स्ट है दोस्तों, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? तो यह स्थित है दोस्तों चंद्रमा पर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो यह मून पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र यानी लूनर मार्क को ही सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 उतारा गया था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है।
कारण दिया गया कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही है, परंतु आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चंद्रमा की, याद रखना दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन गति, उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, के समान है। अतः इस कारण चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। याद रखना है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवसों में करता है दोस्तों, तथा वह इतने समय में ही अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अतः कथन ए सही है, जबकि कारण जो है दोस्तों इसका गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर कथन और कारण से सवाल दिया गया कि कथन दिया गया पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण दिया गया कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है, इसलिए कथन ए सही है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। अतः कारण जो है दोस्तों आर सत्य है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या इसलिए क्योंकि तुल्यकालिक परिक्रमण के कारण ही चंद्रमा में द्रव्यमान का वितरण असममित है दोस्तों, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के एक गोलार्ध को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते दोस्तों? सुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है दोस्तों, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है दोस्तों, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, चूंकि ग्रहों व उपग्रह का कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों व उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, पूर्ण चंद्र से जो होता है दोस्तों वह चंद्र ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। तो यह था दोस्तों उपभू। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन जो है दोस्तों चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के यानी चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? तो 90 डिग्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अर्ध चंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी 90 डिग्री होती है दोस्तों। फिर है दोस्तों, बेमेल को चुनिए। और तो याद रखना है दोस्तों, मंगल, बुध, पृथ्वी ये सब ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा क्या है दोस्तों? तो उपग्रह है।
तो मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, अर्थात उपयुक्त तीनों सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा ग्रह नहीं है दोस्तों, यह क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखना है। तो मेलित कीजिए, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा। ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है यूरेनस जो है ग्रह है। उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो उपग्रह है चंद्रमा। पुच्छल तारा कौन सा है? तो हेली है दोस्तों। और कृत्रिम उपग्रह यान कौन सा है दोस्तों? तो मैरीनर है। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का तो 2 होगा, बी का हो जाएगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2143। 2143 किसमें है दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया गया दोस्तों पुच्छल तारा के विषय में, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं और मैरिनर के बारे में। तो दोस्तों मैरिनर 9 मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया यान था। हेली जो है दोस्तों पुच्छल तारा कॉमेट है, जो वर्ष 1835 में दिखाई दिया है, 1910 में दिखाई दिया, 1984 ईस्वी में यानी 74 साल बाद, और 1985 में पृथ्वी से दिखाई दिया है दोस्तों, याद रखना है। ब्लू मून परिघटना होती है, तो ब्लू मून किसकी परिघटना होती है दोस्तों? याद रखना है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब आपको ब्लू मून दिखेगा दोस्तों। याद रखना है कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब ब्लू मून की परिघटना आपको देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका भार घट जाएगा दोस्तों। क्यों ऐसा होगा दोस्तों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जो होता है दोस्तों कितना होता है? 1/6 होता है, इसलिए जो है दोस्तों उसका भार घट जाएगा। लेकिन पूछा जाए दोस्तों कि मास में क्या परिवर्तन आएगा, तो मास आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, मास में कोई वहां पर परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है आपको। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार के 1/6 हो जाता है दोस्तों। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है, यानी मास में कोई चेंज नहीं आता है दोस्तों। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 364,000 किलोमीटर है दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? तो 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे समीप का जो विकल्प है दोस्तों 3,64,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी जो है दोस्तों कितनी है? तो 4 लाख जो है दोस्तों 4,05,500 किलोमीटर रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक देश अपने सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश है, तो यह है दोस्तों जापान। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सेलेनी का जापानी उपनाम क्या है दोस्तों? तो इसका जापानी नाम है दोस्तों कागुया। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था, याद रखना है। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो इसमें ज्यादा सवाल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट सवाल है क्षुद्र ग्रह से हमारा रिलेटेड कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है दोस्तों, याद रखना है। सेरस का व्यास कितना है? तो 952 किलोमीटर है। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को श्रेणीबद्ध किया गया है। कौन कौन सा? तो मेन बेल्ट है दोस्तों। तो मेन बेल्ट क्या है? तो मुख्य पेटी में इसमें सूर्य से 2-4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हंगेरिया है, फ्लोरा है, फोकिया है, कोरोनिस है, इओस है, हेमिस है और सिबेले है और हिल्डा है दोस्तों। फिर पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं यानी एस्टेरॉयड कौन कौन से हैं? तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पृथ्वी वाला एटेन है दोस्तों, अपोलो है और अमोर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों, या तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों
ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या है दोस्तों, तो यह बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्तों, पहला कथन है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। बिल्कुल सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अभी हम लोगों ने देखा है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट सही है। और क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो यह गलत है दोस्तों। बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थित है दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें केवल स्टेटमेंट 1, 2 ही सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं तो मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। तो राइट आंसर पहले मैं इसका देखता हूं, उसके बाद डिस्कस कर देता हूं। 1 और 3 सही है दोस्तों। यानी क्या क्या अंतर होता है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में, तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित है। याद रखना है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, तो धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर दिया गया दोस्तों, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से मिलने वाली गैस और धूल एक पुंछ का आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कुपर बेल्ट एवं उर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। याद रखना है दोस्तों, धूमकेतु कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मुख्यतः पाए जाते हैं कुपर बेल्ट में और ओर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखना है दोस्तों, अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। अब हम लोग दोस्तों धूमकेतु एवं उल्काओं से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। क्यों दिष्ट होती है दोस्तों, दिष्ट होती है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालते हैं, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से जुड़ी शिफ्ट हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी। 1 मिनट दोस्तों, मैं मोबाइल ऑफ कर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों। तो दोस्तों धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छें होती हैं, धूल कणों से युक्त और आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है दोस्तों, याद रखना है, आयोनाइज्ड और धूल कणों से युक्त। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती हैं और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती हैं, जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती हैं। अतः विकल्प जो है दोस्तों सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हेल बॉप किसका नाम है, तो हेल बॉप पुच्छल तारा का नाम है दोस्तों, हेल बॉप। तो दोस्तों हेल बॉप जो है पुच्छल तारा यानी धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉप ने किया था और इन्हीं दोनों के नाम पर हेल बॉप इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो यह टकराया था दोस्तों बृहस्पति से। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों धूमकेतु सुमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक ई यूगेन एवं कैरोलिन सुमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी द्वारा की गई थी। ब्रह्मांड में विचरण करता यह धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को
कोई नुकसान नहीं हुआ। सौरमंडल के दो घटकों के बीच देखी जाने वाली यह पहली टक्कर थी। दोस्तों याद रखना है। उल्का क्या है, तो याद रखना है उल्का क्या है दोस्तों, तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश कहलाता है दोस्तों उल्का। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल आपसे पूछ सकता है कि उल्का क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उल्का क्या है, तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है, कहलाता है दोस्तों उल्का। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो उल्का जो है दोस्तों आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर है, यानी ब्राइट स्ट्रिक है दोस्तों, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों ब्रह्मांड जो टॉपिक दिया गया था हमारा घटना चक्र में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड सवालों को विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।